हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका लर्न एंड फन कॉमर्स चैनल पे। नेशनल इनकम का पार्ट 3 आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिसमें एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम आपको समझाया जाएगा। इससे पहले इनकम मेथड कर लिया था। इनकम मेथड में एनडीपीएफसी, नेशनल इनकम, जीडीपीएमपी वगैरह कैसे निकालते थे ये बता दिया। एक बात आपके माइंड में सेट होनी चाहिए कि इनकम मेथड में सबसे पहले एनडीपीएफसी निकलता है, यानी डोमेस्टिक इनकम निकलती है। उसके बाद जो कुछ भी पूछा हो क्वेश्चन में, जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी, सब कुछ निकल जाएगा तीन चीजों का इस्तेमाल करके। तीन चीजें कौन सी है वो? एक है एनआईटी, एक है एनएफआईए और एक है डेप्रीशिएशन। अगर आपको इनकी ट्रीटमेंट नहीं पता तो दोबारा से उस वीडियो को देख लो, और नहीं भी देख रहे हो तो कोई बात नहीं, यहां चालू रखेंगे काम। ठीक है जी। तो दोस्तों एक बात तो यह पता होनी चाहिए मेथड शुरू करने से पहले कि इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड दोनों सेम आंसर देते हैं, और तीसरा वैल्यू एडेड मेथड आएगा, वो मेथड भी सेम आंसर देता है। ये तीनों सेम आंसर क्यों देते हैं, इसके लिए एक स्पेशल थ्योरी वाली वीडियो बनाई है। वो थ्योरी वाली वीडियो लास्ट नेशनल इनकम की 5वीं वीडियो होगी, उसमें बताऊंगा, क्योंकि ये 3rd वीडियो है। यहां पर एक्सपेंडिचर मेथड कर रहे हैं, 4th वाली वीडियो में वैल्यू एडेड मेथड के न्यूमेरिकल्स करेंगे, और थ्योरी भी होगी, लेकिन ये वाले डिस्कशन लास्ट वाली वीडियो पे होगी दोस्तों। तो एक्सपेंडिचर मेथड को जानना शुरू करते हैं और उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। आपके लिए बहुत आसान बना दूंगा। आप अगर यहीं से देख रहे हो यहीं समझ जाओगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इकोनॉमी के अंदर 3 मेन सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में आओगे तो हमने यहां पर इकोनॉमी को 4 सेक्टर में भी क्लासिफाई किया हुआ है। ये जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है इसको पब्लिक बोलते हैं, लाइक पब्लिक, या फिर हम सब अपनी फैमिलीज में जी रहे हैं, नॉर्मल लोकल लोग हैं ये मान लो। ठीक है। फिर फर्म सेक्टर है, तो इसके अंदर सारी कंपनी या शॉप्स वगैरह आती हैं। ठीक है जी। और फिर गवर्नमेंट सेक्टर है, तो इसमें गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट आ जाते हैं, और गवर्नमेंट के नॉन डिपार्टमेंटल सर्विसेज भी होती हैं, वो भी इसके अंदर आएगी। फॉरेन सेक्टर के अंदर फॉरेनर्स आते हैं, फॉरेनर्स जो हमारे देश में हैं वो, या हमारे देश से जो ताल्लुकात रख रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, वो लोग। ठीक है जी। इसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। ये क्यों बता रहा हूं आपको मैं यूं कहना चाहता हूं कि एक्सपेंडिचर मेथड से जब नेशनल इनकम निकाली जाएगी तो सबसे पहले इकोनॉमी के अंदर जितने भी सेक्टर हैं उन सबके खर्चे को टोटल किया जाएगा। यानी हाउस होल्ड सेक्टर कितने पैसे खर्च रहा है, फर्म सेक्टर कितने पैसे खर्च रहा है, गवर्नमेंट ने कितने पैसे खर्च किए, और फॉरेन सेक्टर ने कितने पैसे खर्च किए, इन चारों के खर्चे को जोड़ देंगे। चारों के खर्चे को जोड़ने के बाद जो हमें अमाउंट मिलेगा उसको दोस्तों बोला जाएगा जीडीपीएमपी। ठीक है जी। तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम निकालेंगे जीडीपीएमपी। ये निकालने के बाद जो भी तुम्हारा क्वेश्चन बोलेगा, एग्जाम में आएगा या टेस्ट पेपर में है, वो निकलेगा। अगर नेशनल इनकम पूछ रहा है वो, तो उसके लिए भी सबसे पहले जीडीपीएमपी ही निकालेंगे। स्टेप बाय स्टेप चीजें सॉल्व करेंगे, कोई मिस्टेक नहीं होने दूंगा। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, ये जो इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर्स हैं, इनके खर्चों को बोलते क्या है? नाम भी तो रखा है, हाउस होल्ड सेक्टर के खर्चे का नाम क्या है भाई? ठीक है। तो इसके खर्चे का नाम वैसे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, लेकिन एक बार आपकी तसल्ली के लिए पढ़वा देता हूं ताकि आप कनेक्टेड रहो और मजा आए। तो गाइस ये लिखा है नंबर 1 प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये हाउस होल्ड सेक्टर का खर्चा होता है, मैं इसको एच लिख देता हूं हाउस होल्ड की वजह से। ठीक है जी। सेकंड है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसको आई लिखता हूं, ये फर्म सेक्टर का खर्चा है। ठीक है। आई नहीं लिख रहा, एच भी नहीं लिख रहा, उसको एक्चुअली कंजम्पशन के थ्रू इसको सी से डिनोट करते हैं और इसको आई से डिनोट करते हैं, ये मान लो, कोई बात नहीं। ठीक है। फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो ये सरकार का खर्चा है, इसको जी से डिनोट करते हैं। और फिर गाइस नेट एक्सपोर्ट, ये फॉरेनर्स का खर्चा है, इसको लिखेंगे कैपिटल एन और ऐसे छोटा एक्स, एन एक्स से डिनोट करते हैं। तो कुल मिला के अगर पूरे देश के सारे खर्चे टोटल करने हो तो इन चारों को ऐड कर दो और सिंबॉलिकली उनको इस सिंबल से डिनोट कर देंगे। तो गाइस इन सबको ऐड करेंगे तो आप बोल सकते हो ये कंट्री का एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आ जाएगा। एग्रीगेट का मतलब यहां पर टोटल है। ठीक है। तो जीडीपीएमपी के कंपोनेंट्स ये चारों हैं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स ये चारों हैं। आगे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में एग्रीगेट डिमांड का एक कॉन्सेप्ट आता है, तो गाइस उसके भी कंपोनेंट्स ये चारों हैं। लेकिन एग्रीगेट डिमांड की बात तभी करेंगे जब वो चैप्टर आएगा, तब इस कंपोनेंट को, इस टॉपिक को उससे कनेक्ट कर देंगे वहीं की वहीं। लेकिन अभी हम यहीं पे ही हैं। ठीक है जी। तो मैंने बताया आपको जीडीपीएमपी अगर निकालना है तो ये प्राइवेट सेक्टर का खर्चा, ये फर्म सेक्टर का खर्चा, ये गवर्नमेंट सेक्टर का खर्चा और ये फॉरेनर्स का खर्चा। हमेशा डाउट रहता है कि सर ये नेट एक्सपोर्ट फॉरेनर्स का खर्चा कैसे है? ठीक है, मैं बताता हूं आपको। पहले देखिए गाइस, नेट एक्सपोर्ट
आपको कैलकुलेट करना है तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके कैलकुलेट होता है। ठीक है जी। एक्सपोर्ट का मतलब हमारे पास पैसों की इनकमिंग हुई है, जब हम अपने देश से सामान बेचते हैं तो एक्सपोर्ट होता है, हमारे पास पैसे आते हैं, हमारे पास पैसे आते हैं तो मतलब फॉरेनर्स ने वो पैसे खर्च किए हैं। ठीक है, तो लेकिन हम नेट निकालते हैं अमाउंट, क्योंकि कुछ चीजें हम इंपोर्ट भी कराते हैं। जब हम इंपोर्ट कराएंगे तो हम पैसे खर्च रहे हैं, आउटगोइंग हो रही है पैसों की, तो यहां पर नेट मामला देखा जाता है, फॉरेनर्स ने कितना पैसा खर्चा हमारे देश के ऊपर, तो हम अपने देश के ऊपर जो भी खर्चा होता है उसकी यहां पर बात करते हैं। तो जब भी जीडीपी एमपी निकालना आएगा तो इन चारों को ऐड करेंगे। किसी किसी दूसरी बुक की बात करता हूं, सिंबल तो आप ये वाले इस्तेमाल कर लो, लेकिन काफी सारी बुक में ये पूरा पूरा बड़ा बड़ा नाम, प्राइवेट को पी, एफ, कंजम्पशन को सी और ई, यानी इसको डिनोट किया है PFCE से। गाइस इसका कोई वजूद नहीं है तुम्हारी इकोनॉमिक्स में, इस सिंबल से कोई काम नहीं चलता। मतलब वो बुक्स वगैरह में आपका काम आसान करने के लिए लिखा है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि PFCE लिखने से काम आसान होगा, इससे तो काम मुश्किल ही होगा। तो इसको सी बोलते हैं। आगे बड़ी क्लासेस में भी आओगे और CBSE ने भी रिकमेंड किया हुआ है कि जो मैंने सिंबल बताए हुए हैं वो लागू हैं, वो माने जाएंगे। अब आप बोलोगे सर इतने बड़े बड़े नाम याद कैसे करें, तो आपको ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन में ये नाम लिखे होंगे, आपको बस पहचानने की जरूरत है। पहचानोगे तो सामने उसका अमाउंट लिखा होगा। तो ये अभी हाल फिलहाल याद करने के लिए नहीं बोल रहा मैं, जब थ्योरी कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि याद करने के ऊपर इसके ऊपर क्या ट्रिक है, क्या माजरा है। ठीक है जी, आ जाते हैं वापस। तो गाइस इन चारों सेक्टर का खर्चा टोटल करके जीडीपी एमपी आएगा, उसको जीडीपी एट एमपी भी लिख सकते हैं, और जैसे कि मैंने पहले लिखा था जीडीपी और ऐसे नीचे एमपी, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी क्वेश्चन में अगर जीडीपी एमपी नहीं पूछा, नेशनल इनकम पूछ ली, फिर क्या करोगे वो तब बताऊंगा क्या करोगे जब नेशनल इनकम का क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा। अभी जीडीपी एमपी सॉल्व करना सीख रहे हैं। आपको एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर जरूर बताना चाहूंगा। देखो क्वेश्चन में आपको इसका अमाउंट लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं लिखा तो इसको जीरो मान लेना। 98% क्वेश्चन में ऐसा ही होता है। जो 2% होंगे उसमें अगर ये नहीं लिखा मिलेगा तो इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, आपकी बुक में जो भी बुक आप पढ़ रहे हो 2 क्वेश्चन से ऊपर नहीं मिलेंगे उस केस के। अगर एक्सपेंडिचर मेथड के 100 क्वेश्चन है ना तो 2 क्वेश्चन मिलेंगे। मैं कह रहा हूं काफी सारी बुक्स में, संदीप गर्ग में 1 क्वेश्चन है, वीके ओरी में वो क्वेश्चन भी नहीं है, एसके अग्रवाला में भी 1 क्वेश्चन है, तो बहुत कम क्वेश्चन है गाइस। फिर इस पे नहीं आ रहा, अभी गवर्नमेंट वाले पे हूं। ये लिखा मिलेगा आपको गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसका अमाउंट तो ठीक है, नहीं लिखा मिलेगा तो टेक इट जीरो, ये भी जीरो चल जाएगा। अब आ जाओ नेट एक्सपोर्ट पे, ये लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं लिखा तो आपको एक्सपोर्ट का अमाउंट लिखा होगा और इंपोर्ट का अमाउंट लिखा होगा, उन दोनों का अंतर निकाल लेना तो आपके पास नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। देखो नेट एक्सपोर्ट की कहानी थोड़ी यहां शॉर्ट कर रहा हूं। नेट एक्सपोर्ट होता है जी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा तो मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। ठीक है जी, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कितनी बार करेंगे सर। ठीक है जी, तो अगर एक्सपोर्ट का अमाउंट गिवन है और इंपोर्ट का अमाउंट गिवन नहीं है तो इसको जीरो ले लो। अगर इंपोर्ट का अमाउंट गिवन है, एक्सपोर्ट का अमाउंट गिवन नहीं है तो उसको जीरो ले लो। तो यही तरीका है बस इसमें कैलकुलेट करने का। और हद से हद क्या कर सकता है आपके साथ, वो आपको नेट इंपोर्ट की वैल्यू दे देगा। इंपोर्ट यानी नेट एक्सपोर्ट चाहिए लेकिन उसने दी हुई वैल्यू नेट इंपोर्ट की, तो यहां आपका काम आसान हो जाएगा। नेट इंपोर्ट की वैल्यू अगर उसने 10 दी हुई है तो आपका नेट एक्सपोर्ट हो जाएगा -10। ठीक है ना, मतलब साइन चेंज कर देना। अगर नेट इंपोर्ट की वैल्यू -10 दी है तो नेट एक्सपोर्ट हो जाएगा +10 यानी +10। तो नेट एक्सपोर्ट निकालना थोड़ा आसान है। आपके पास 3 फंडे क्लियर हो गए हैं। एक तो प्राइवेट खर्चे का, सरकारी खर्चे का और नेट एक्सपोर्ट का। बचता है ये आय, यार ये लफड़े वाला है। अगर तुमने इसको कैलकुलेट करना सीख लिया ना तो आपका एक्सपेंडिचर मेथड सबसे आसान हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं, तो ये बात ध्यान रखना, कैपिटल फॉर्मेशन होती है इन्वेस्टमेंट। तो इसका चक्कर क्या है वो बता रहा हूं एक पेज पे, फिर न्यूमेरिकल शुरू भी कर रहे हैं। ठीक है ना, तभी आएंगे न्यूमेरिकल शुरू भी कर रहे हैं। ठीक है ना, तभी आएंगे। एक पेज पे बताऊंगा इन्वेस्टमेंट का मतलब, तो पहले एक न्यूमेरिकल देख लो। ये बोल रहा है पहले कैलकुलेट नेशनल इनकम, लेकिन मैंने बोला अभी नेशनल इनकम नहीं, पहले जीडीपी एमपी कैलकुलेट करेंगे। तो देखो दोस्तों, मैंने बताया पहले लिखना है आपको, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे बाय एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व हो रहा है तो यहां लिखना बाय एक्सपेंडिचर मेथड। और उसने कुछ भी पूछा हो, नेशनल इनकम पूछी है ना ऊपर, आपने कुछ नहीं करना, आपने अपना जीडीपी एमपी निकालना है। तो जीडीपी एमपी इज इक्वल टू प्राइवेट सेक्टर का खर्चा, फर्म सेक्टर का खर्चा, गवर्नमेंट सेक्टर का खर्चा और नेट एक्सपोर्ट, इन चारों को ऐड कर देना। इन चारों को सामने ही ऐड कर रहा हूं। देख लो जी, प्राइवेट सेक्टर का खर्चा कहां लिखा है, इसको पूरे को पढ़ोगे, जहां प्राइवेट लिखा होगा वही वाला खर्चा देख लो जी, 2000 रुपए। चलो जी, फिर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं।
और सही में इसका नाम कैपिटल फॉर्मेशन नहीं, पूरा नाम ये लिखा मिलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बीच में डोमेस्टिक लिखा हो या ना लिखा हो उससे काम चल जाएगा, बट ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए, वो ग्रोस होना चाहिए, ठीक है ना, नेट नहीं होना चाहिए। उस पर डिस्कशन करूंगा अभी। ये आ गया आय, 200 रुपए ये दिया हुआ है। फिर आ जाओ ये थर्ड नंबर पे सरकारी खर्चा, गवर्नमेंट देख लो कहां लिखा है, ये रहा जी, सरकारी खर्चा 700 का है। फोर्थ नंबर पे नेट एक्सपोर्ट, तो नेट एक्सपोर्ट ये लिया हुआ एनएक्स 300 है। तो बस कुछ नहीं करना, इन सारे अमाउंट्स को ऐड कर दो, 2000, 200, 2200 और 700, 2900 और 300, 3200, 3200 इसका आंसर आ गया। और आया है वो करोड़ में, करोड़ में जरूर लिखना, ये लिखना ना भूलें। तो गाइस ये जीडीपी एमपी हो गया आपका, जीडीपी एमपी हो गया इसका, ठीक है 3200। लेकिन अभी भी वो पूछ रहा है नेशनल इनकम, तो हाल फिलहाल के लिए बता देता हूं, इसके लिए आपको ऑपरेशन पता होने चाहिए थे। अब जब ये सॉल्व कर लोगे उसके बाद अपनी कॉपी में लिखना, मतलब जहां भी सॉल्व कर रहे हो नाउ, मतलब अब क्या करना है, नेशनल इनकम को बोलते हैं एनएनपीएफसी। तो मैंने बताया था आपको इनकम मेथड में भी, जो भी चीज आप कैलकुलेट कर रहे हो, यानी जो क्वेश्चन में डिमांड की है, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, फिर निशान लगाओ इज इक्वल टू का, और फिर लिखो जो आपने कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट कर लिया है जी जीडीपी एमपी। अब लिख लिया, अब इन इक्वेशंस को बराबर करो, यानी देखो इधर लिखा है ग्रोस, इधर लिखा है नेट। ग्रोस होता है बड़ा, नेट होता है छोटा, दोनों में बराबरी करनी है, तो इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा ग्रोस वाले आइटम से। तो इसमें से जो लिंक होता है वो होता है डेप्रिसिएशन, मैंने डेप लिख के छोड़ दिया। और डेप अगर आपको याद दिलाऊं तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को डेप बोलते हैं, डेप्रिसिएशन पता होना चाहिए, ठीक है जी। अगला यहां पर बीच में लिखा है नेशनल, इधर लिखा है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक छोटा होता है, नेशनल बड़ा होता है, तो डोमेस्टिक में कुछ ऐड करेंगे, और इससे रिलेटेड जो ऐड करते हैं वो होता है एनएफआईए। मैं इधर नहीं लिख रहा, लाइक इधर लिखता हूं एनएफआईए, ठीक है जी। और फिर यहां लिखा है एफसी, यहां लिखा है एमपी। एमपी होता है बड़ा, एफसी होता है छोटा, तो बड़े में से कुछ माइनस करेंगे, और इसके लिए जो चीज होती है वो एनआईटी होती है। फिर दोबारा याद दिला रहा हूं, इधर जी लिखा है, इधर डी लिखा है, इधर पी लिखा है, इधर एमपी लिखा है। अगर आपको इसको बदलाव करना है तो यहां पर डेप्रिसिएशन का रोल होगा, इसमें कुछ चेंज करना है तो यहां एनएफआईए का रोल होगा, ये चेंज नहीं होता पी। एमपी में कुछ चेंज करना है तो यहां पर एनआईटी का रोल होगा। तो तीनों के रोल अपने अपने साथ बंधे हुए हैं बीच के लेटर चेंज करने में। तो गाइस ये नेशनल इनकम का मैंने फॉर्मूला लिख दिया आपके सामने, जो बनाया गया है। आपने क्या करना है, इस तरफ कोई चेंज नहीं लेकर आते, लेफ्ट हैंड साइड पे सारे चेंज इसी साइड आते हैं, क्योंकि ये तो वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। अब इन सबका अमाउंट मैं आपको बताता हूं, डेप्रिसिएशन ये रहा, एनआईटी ये रहा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 50 रुपए, और एनएफआईए की वैल्यू दिखा देता हूं, ये रही एनएफआईए की वैल्यू 400 रुपए। आपको यहां पर वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है गाइस, ये आपका काम है। और मैं आपको आंसर बता रहा हूं, आंसर है 3350। आप अपनी वैल्यूज को पुट करके चेक करो कि आप ये आंसर निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे हो। अब बात करूंगा पूरी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के ऊपर। देखो इट इज अ वेरी डिफरेंट केस, तो इसमें क्या है, स्पेशल केस है। अगर इन्वेस्टमेंट सॉल्व करना सीख गए तो तुम्हारा काम हो गया। आई है उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं, लेकिन इसको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। किसी किसी बुक में ऐसे लिखा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ऐसे सिंबल्स में तो फंसाने की कोशिश कर देता है, मतलब परेशान कर देता है, मैं प्रेफर नहीं करता, ठीक है जी। लिखा है आपने याद थोड़ी करना है, क्वेश्चन में लिखा होगा देख के पहचानना है, अमाउंट ऊपर से नोट करना है, दैट्स इट, ठीक है जी। इसको अगर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन भी लिखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी बीच में डोमेस्टिक है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इससे यहां पर होना चाहिए ग्रोस, नेट नहीं होना चाहिए। आपको वैसे ही पता है कि नेट वैल्यू के अंदर अगर डेप्रिसिएशन प्लस किया जाता है तो ग्रोस आता है, ठीक है। अगर आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो देखो नेट स्पेशल अलग कर से क्या हुआ है, अलग कलर है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। यानी आई की वैल्यू में आपके पास इसकी कुछ भी वैल्यू लिखी हो आप नहीं ले सकते, आपको इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा ताकि ये आय बन जाए। जैसे कि मानो इसकी वैल्यू आपको 60 गिवन है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू आपको 5 गिवन है, तो इन दोनों को ऐड करना, 65 आएगा तो आई बनेगा। तो हम जो जीडीपी एमपी की वैल्यू निकालते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स करके, उसमें आई 65 काउंट होगा। यानी यहां पर कभी भी आप 60 रुपए मत लिख देना, ठीक है जी। तो मैंने बताया अब बनेगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब बीच में देखो एक और प्रॉब्लम है कि कभी कभी आपको ये फिक्स्ड लिखा हुआ मिलता है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन तो चल रहा है ओके, बीच में फिक्स्ड है, ये भी आय नहीं है, आय नहीं है। देखो अगर रेसलिंग में दो बंदे लड़ रहे होते हैं तो उनको हटाने के लिए किसी और को आना पड़ता है ना। तो यहां पर फिक्स्ड है, बीच में लड़ाई करने लग गया इन्वेस्टमेंट में आके, इसको हटाने के लिए किसी को आना पड़ता है। तो गाइस यहां पर आपको अगर फिक्स्ड वर्ड हटा दोगे तो ये ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा, सिंपल आई बन जाएगा।
इसको हटाने के लिए हम जिसको बुलाएंगे उसका नाम है चेंज इन स्टॉक। ये जो निशान बनाया है ये चेंज का है, डेल्टा बोलते हैं। चेंज इन स्टॉक लिखा हो या एडिशन टू स्टॉक लिखा हो, अगर डिक्रीज इन स्टॉक लिखा होगा तो उसका साइन चेंज कर देंगे, फिर वो चेंज इन स्टॉक बनेगा दोस्तों। तो इसमें ऐड कर देना, हमें आई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है जी। तो अगर मानो इसकी वैल्यू 50 लिखी है, इसकी वैल्यू 5 लिखी है, तो प्लस करके आई की वैल्यू 55 आ जाएगी। ठीक है। अब चेंज इन स्टॉक का एक और नाम है, इसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। तो कभी कभी फंसा देगा आपको, मतलब नाम ध्यान रहना चाहिए। ये लिखा होगा चेंज इन स्टॉक की जगह, कभी कभी चेंज इन स्टॉक की जगह लिखा होगा इंक्रीज इन स्टॉक, कभी कभी लिखा होगा एडिशन इन स्टॉक, तो बात एक ही है। लेकिन अगर लिखा हो डिक्रीज इन स्टॉक तो निशान बदल देना, तब चेंज इन स्टॉक की वैल्यू पुट करना। क्या कह रहा हूं मैं वो न्यूमेरिकल में सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। ठीक है। अब ये चक्कर देखो, लास्ट वाला चक्कर है। इन्वेस्टमेंट के कितने चक्कर थे, देखो यहां से शुरू किया था इधर से, ये इन्वेस्टमेंट का नाम है। अगर नेट लिखा हो तो डेप्रिसिएशन ऐड कर देना, अगर बीच में फिक्स लिखा हो तो चेंज इन स्टॉक ऐड कर देना। अगर दोनों ही लिखे हो, नेट भी लिखा है और फिक्स भी लिखा है, तो आपने यहां पर चेंज इन स्टॉक भी ऐड करना है फिक्स को हटाने के लिए, और नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन की वैल्यू ऐड करनी है। तो दो वैल्यू ऐड करोगे तब आपके पास इन्वेस्टमेंट आएगा। ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अपना एक्सपेंडिचर मेथड का, न्यूमेरिकल क्रैक करने का, सॉल्व करने का। इससे ऊपर कुछ नहीं है बस। ठीक है ना। ये 99.9% केस आपके सॉल्व हो जाते हैं। एक लास्ट वाला केस बचता है, इसमें से कुछ भी ना दिया हो, मान लो कैपिटल फॉर्मेशन कुछ दिया ना हो, तो आप देखना आपके न्यूमेरिकल में जिस जिस वर्ड के लास्ट में इन्वेस्टमेंट लिखा हो सबको ऐड कर देना, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ जाएगी। कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं, वो मैक्स टू मैक्स 4 हो सकते हैं। इनको बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो गाइस एक हो सकता है रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट, एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट, इसको गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। ठीक है। एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ये ना लिखा हो तो आपको बताइए इसका मतलब चेंज इन स्टॉक होता है, उससे रिलेटेड कोई वर्ड होगा। तो यहां से वैसे ये पता लग जाता है कि इन तीनों के टोटल को बोलते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तब उसमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऐड करते थे तो प्रॉपर आई की वैल्यू आ जाती थी। तो गाइस ये 4 हद से हद हो सकते हैं। मैं कह रहा हूं जो तुम्हारे पास बुक है उसमें मुश्किल से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा इस चीज का। ठीक है। लेकिन आना चाहिए आपको, पेपर में आने के चांसेस बिल्कुल है। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में देखो डिमांड क्या है, ये बोल रहा है कि जीएनपी एमपी की वैल्यू कैलकुलेट करके दो। हम कहते हैं हम तो सबसे पहले जीडीपी एमपी की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ठीक है जी। तो बाय एक्सपेंडिचर मेथड जीडीपी एमपी इज इक्वल टू प्राइवेट खर्चा, इन्वेस्टमेंट, सरकारी खर्चा, नेट एक्सपोर्ट। 4 आइटम ऐड कर दिए। ये थोड़ा साफ लिख देता हूं। ठीक है जी। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। प्राइवेट खर्चा सी देखो कहां लिखा है, प्राइवेट नहीं लिखा है, यहां पर्सनल लिखा है। एक ही बात है जी, पर्सनल सेक्टर का मतलब हाउस होल्ड सेक्टर होता है, यहां पर्सनल का मतलब खुद ये इंसान नहीं है, हाउस होल्ड है। ठीक है। तो ये सी हो गया हमारा 27,500। देखते हैं अमाउंट कॉपी कर दो, 27,500 प्लस आई की वैल्यू। आई की वैल्यू देखो, पेन का कलर चेंज कर दूं, नहीं अभी नहीं कर रहा, थोड़ी देर में करते हैं। आई की वैल्यू यहां पर लिखा है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो चालाकी कर रहा है ये, यहां पर इसने फिक्स्ड बीच में डाल दिया, फिक्स्ड डाल दिया तो हम यहां पर चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे, तब ये आई बनेगा। ठीक है जी, तब बनेगा आई है। और चेंज इन स्टॉक ढूंढो ऊपर से लेके नीचे तक का है, ये रहा फॉल इन स्टॉक। देखो जब मैं बोल रहा हूं ढूंढो ना, तो एक बार वीडियो को पॉज करके खुद ढूंढने की कोशिश करना। ठीक है। फिर बाद में देखना कि मैंने क्या किया है। तो 300 है, और देखो फॉल इन स्टॉक है, मैंने बताया डिक्रीज इन स्टॉक है ये। यहां पर इसका निशान बदलेगा तब ये चेंज इन स्टॉक बनेगा। तो चेंज इन स्टॉक अगर यहां से देखा जाए तो 300 नहीं है, -300 है। नॉर्मल चेंज इन स्टॉक लिखा होता तो ओके, फॉल इन स्टॉक लिखा है। तो आई बनाना है तो इसके अंदर -300 रुपए ऐड करने पड़ेंगे, ऑब्वियसली मतलब वो माइनस ही हो जाएंगे। तो 2200 रुपए दोस्तों जो वैल्यू आएगी वो आई की वैल्यू है। तो यहां पर आई की जगह 2200 रुपए लिखा जाएगा। आप ये जो ट्रीटमेंट की गई है आप इसके साथ साथ यहां पर भी कर सकते थे ट्रीटमेंट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आ जाओ जी सरकारी खर्चे पे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है तो सरकारी खर्चा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दूसरे नंबर पे गिवन है, ये जी है 3000 रुपए। चलो जी, रह गया अपना नेट एक्सपोर्ट। ऊपर से लेके नीचे तक देखोगे तो नेट एक्सपोर्ट कहीं नहीं लिखा, ये लिखा है थोड़ा लंबा सा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी ये सिर्फ एक्सपोर्ट है। तो इंपोर्ट भी लिखा होगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सिर्फ इंपोर्ट है। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर दो, एक्सपोर्ट का अमाउंट 450 है, इंपोर्ट का अमाउंट 500 है। तो 450 माइनस 500 -50 आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप उसकी कैलकुलेशन यहां भी दिखा सकते थे। तो गाइस अब इन सबको टोटल करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी जीडीपी एमपी की। तो जीडीपी एमपी की मैं वैल्यू यहां पर कैलकुलेट कर पा रहा हूं, तो ये है 32,650 करोड़ में लिखना आप,
करोड़ में लिखा जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीन, मैं सामने से हट गया हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपनी कॉपी में नोट करके इस पे ध्यानपूर्वक विचार कर सकते हो। ठीक है ना। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था, क्वेश्चन में देखो पूछा था जीएनपीएमपी, तो हमने तो पहले, हाँ पेन का कलर चेंज हो गया, जीएनपीएमपी नहीं निकाला, जीडीपीएमपी निकाला। तो यहां बोला अब लिखो नाउ, ठीक है, जीएनपीएमपी जो निकालना है वो लेफ्ट हैंड साइड पे, जो तुम्हारे पास आ रखा है जीडीपीएमपी वो राइट हैंड साइड पे। अब देखो ये ग्रोस दोनों लेटर मैच कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन का कोई रोल है नहीं। ठीक है, जब मैच नहीं करते तब रोल आता है। बीच में देखो इधर नेशनल लिखा है, इधर डोमेस्टिक लिखा है, तो ये अलग अलग है। डोमेस्टिक छोटी वैल्यू होती है तो उसमें NFIA प्लस कर देंगे। अब यहां पर एमपी है, यहां पर एमपी है, तो एनआईटी का भी कोई रोल है नहीं। तो गाइस जीडीपीएमपी की वैल्यू हमारे पास 32,650 आई थी, उसमें NFIA की वैल्यू प्लस करेंगे तो NFIA ढूंढ लो, ये रहा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, फ्रॉम ही होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। -250 है, तो जोड़ने की जगह ये तो माइनस हो रहे हैं, तो दोस्तों आंसर हमारा आ जाएगा ₹32,400 करोड़। ऐसे ही लिखना, करोड़ लिखना जी, करोड़ लिखना। ठीक है, और लास्ट में हो सके तो अपना आंसर एक बॉक्स के अंदर क्लोज कर देना। सीबीएसई वाले अच्छा मानते हैं, जैसे कि देखो मैं करके दिखा रहा हूं, ये जीडीपीएमपी लिखा है तो यहां पर एक बॉक्स बना दो, ऐसा क्लोज कर देना, और ये भी क्लोज कर देना, मतलब जो भी वैल्यू आई आपकी आई है, इसको, ये आपके ऊपर है। ठीक है, थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक लगता है। तो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ कर रहे हो तो मुझे भी मजा आ रहा है, और तुम्हें तो ऑब्वियसली सीख मिल ही रही है। देखो ना यार, इकोनॉमिक्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अभी ये तुम बेस बनाओगे, तुम्हारा CUET का एंट्रेंस एग्जाम भी है, उसके बेसिस पे तुम्हें तुम्हारा मनपसंद कॉलेज मिलने वाला है, तो वो होगा बेसिकली ऑब्जेक्टिव बेस्ड, वहां पर ऑप्शन आएंगे। अभी तुम प्रिपरेशन कर रहे हो अपने एग्जाम की, सब्जेक्टिव है, वहां थ्योरेटिकल आएगा, तो आप थ्योरेटिकल करते करते, इनकी प्रैक्टिस करते करते CUET की प्रिपरेशन कर लोगे। मैं अलग से भी उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, आपको अलग से भी सिखा दूंगा, वो सब कुछ हम करेंगे तुम्हारे लिए, बहुत कुछ करने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल इधर तो साथ दो, इधर अगर तुम्हारे व्यूज, लाइक्स और सब्सक्रिप्शन ज्यादा आता है तो हमें एनकरेजमेंट मिलेगी, और हम अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। यार अगर तुम्हें सच में लग रहा है कि मैं कुछ अच्छे प्रयास कर रहा हूं आपको सिखाने के लिए, तो यार वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, वो घंटी होती है ना उसको प्रेस कर दो, ताकि तुम्हें कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट हो वो मिल जाए, आप मिस ना करो कुछ भी। ठीक है जी, तो एक और न्यूमेरिकल करते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद बताऊंगा कुछ और चीज। यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालो, जीएनपीएमपी बोल दिया, जीएनपीएमपी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हम वापस वही बात बोल रहे हैं, हमें नहीं पता एक्सपेंडिचर मेथड से, तो हम जीडीपीएमपी ही निकालेंगे, उसके बाद करेंगे जो करना है। ये चार चीजों का टोटल होता है, प्राइवेट खर्चा, इन्वेस्टमेंट, सरकारी खर्चा, नेट एक्सपोर्ट, चारों चीजों को यहां लिख दिया। अब इन चारों का अमाउंट लिख दो। प्राइवेट खर्चा तो ये रहा जी 1000। आ जाओ इन्वेस्टमेंट पे, इन्वेस्टमेंट ये रही नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, बड़ा चालाकी खेल गया, फिक्स लिखा है तो उसकी जगह चेंज इन स्टॉक ऐड कर देंगे। ठीक है, और अगर नेट लिखा है तो उसकी जगह डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। ये व्हाइट पे मैं जो येलो कलर से लिख रहा हूं, शायद ये तुम्हारे लिए विजिबल नहीं है, लेकिन मैं बोल तो रहा हूं, इससे तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। विजिबल नहीं, अच्छी बात है भाई। तो ये 150 है, इस 150 के अंदर चेंज इन स्टॉक का अमाउंट ये रहा क्लोजिंग स्टॉक, और ये रहा ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक ही नहीं गिवन, तो इन दोनों को माइनस करके करना पड़ेगा। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग फॉर्मूला होता है चेंज इन स्टॉक का, तो 40 - 50, ये -10 हो गया। तो गाइस 150 में प्लस कर देंगे चेंज इन स्टॉक, ये हो गया। अब है डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन ये रहा 7th नंबर पे, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 30 रुपए, तो यहां पर 30 और प्लस कर दिया, अपने पास 170 अमाउंट आ गया जो कि इन्वेस्टमेंट का है। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट की जगह मैं 170 कर दूंगा, 170। अगर आप जो मैंने बाहर कैलकुलेशन करके दिखाई है वो यहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि अच्छी बात है, आप यहीं कर सकते हो। ठीक है, मैं तो थोड़ा सुलझा के समझा रहा हूं। अगला सरकारी खर्चा है जी, ये देखो कहां लिखा है, 6th नंबर पे लिखा है 300। चलो जी, प्लस नेट एक्सपोर्ट नहीं लिखा, नेट इंपोर्ट लिखा है, तो बताया कि इसका निशान बदल दो, ये 20 रुपए है तो इसको -20 करोड़ कर दो। हाँ, करोड़ में ये सारे फिगर्स, और देखो दागड़ क्वेश्चन है, सीबीएसई में पहले आया हुआ है। गाइस इन सबको ऐड करोगे तो जीडीपीएमपी की वैल्यू आपको मिलेगी, यहां पर क्या कैलकुलेट कर पा रही है पब्लिक, 1450 करोड़, ये आपका आंसर माना जाएगा। लेकिन ये तो पूछा ही नहीं, हूं पूछता ही नहीं, वो पूछता कुछ और है, पूछता कुछ और है। क्या पूछता है, जीएनपीएमपी पूछता है, तो फिर आपको वही लिखना है। ये सॉल्व करने के बाद कॉपी के नीचे लिखना है नाउ, यानी साइड में आपको सॉल्व नहीं करना, आपको तो नीचे नीचे सॉल्व करना है।
नाउ जीएनपीएमपी इज इक्वल टू, जो तुम्हारे पास जीडीपीएमपी आया है, अभी पहले ही बताया था, इसमें सिर्फ एनएफआईए की वैल्यू प्लस हो जाएगी। ठीक है जी, ये आया है 1450 और एनएफआईए की वैल्यू चेक कर लो पूरे क्वेश्चन में कहां दी हुई है। यहां पर ट्रिक है तो पेन का कलर चेंज ही कर लिया, ये दी हुई है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, टू दिया हुआ ना दोस्तों। इसका बड़ा ध्यान रखना है, मैंने क्वेश्चन ही वो सेलेक्ट किए हैं जहां पर कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ रहा है, तो आपके लिए ये अच्छा प्रैक्टिस सेशन है, क्योंकि यहां पर आप यूनिक टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो अच्छे तरीके सॉल्व कर लो फिर इसको। नहीं तो इसकी वैल्यू -10 है, तो इसका निशान बदल दो, +10 हो गया ना, तो +10 यहां पर 10 ही हो जाएंगे बस। तो आंसर निकालोगे तो 1460 करोड़ इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, मैक्सिमम तरीके के केसेस मैंने आपको करा दिए। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, आपको नॉर्मल क्वेश्चन देगा, बोलेगा इसको इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों मेथड से सॉल्व करो, तो मिक्स वाले क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करोगे जिस तरीके के क्वेश्चन, तो उस तरीके के क्वेश्चन लेकर आऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको एक छोटी सी बात और बताया दो, अगर वो आपसे पहले नंबर पे नेशनल इनकम पूछता है कैलकुलेट करने के लिए, तो आपने जीडीपीएमपी में क्या बदलाव लेकर आने हैं। ठीक है जी, तो वो बता रहा हूं, देखिए यहां पर ग्रोस है, उधर नेट है, तो शुरू में डेप्रिसिएशन माइनस होगा, इधर डोमेस्टिक है उधर नेशनल है, तो यहां पर एनएफआईए प्लस होगा, इधर एमपी है उधर एफसी है, तो एनआईटी माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, मतलब आप जीडीपीएमपी तो निकाल ही लोगे एक्सपेंडिचर मेथड से, उसके बाद ये करना है। अगर मान लो नेशनल इनकम नहीं पूछा, उसने पूछा है डोमेस्टिक इनकम निकालो, तो डोमेस्टिक इनकम निकालो, तो ये डोमेस्टिक इनकम है, लेकिन आपके सामने फिर दोबारा जीडीपीएमपी होगा, क्योंकि 4 चीजें आप प्लस करके इसको निकाल चुके हो। तो यहां पर क्या करना है, यहां ग्रोस है उधर नेट है, तो वापस डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, इधर भी डी है उधर भी डी है, तो एनएफआईए का कोई रोल है नहीं, इधर एमपी है उधर एफसी है, तो एनआईटी माइनस कर दो। ठीक है जी, तो अगर मान लो वो कह रहा है कुछ और निकालो, वो कह रहा है जीडीपी एफसी निकालो, तो हम बोलेंगे अच्छा जो निकालना है लेफ्ट हैंड साइड पे, लेकिन हमारे पास वैल्यू आ गई है जीडीपी एमपी की, 4 चीजों को प्लस करके निकालते हो ना, तो वो वैल्यू निकालने के बाद ये सब करना है। तो देखो सारी की सारी चीजें, ये ग्रोस है उधर भी ग्रोस है, मैच कर रहा है, इधर डी है उधर भी डी है, मैच कर रहा है, यहां एमपी है उधर एफसी है, सिर्फ एनआईटी माइनस करना था, काम हो जाता। तो ऐसे जितनी भी वो पूछेगा, आपको बस ये ऑपरेशन लगाने आनी चाहिए कि किसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। सारा खेल 3 चीजों का है दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपके साथ बना रहूंगा, हर तरीके से सपोर्ट करूंगा, पूरा कंटेंट लाकर दूंगा, आपको मात नहीं खान देंगे सीबीएसई के टर्म 2 एग्जामिनेशन में, ये हमने ठान ली है। ठीक है जी, आगे देखिए, आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन पेश किया जा रहा है, और ये आपने इसमें नेशनल इनकम की वैल्यू निकालनी है। आपको आसानी के लिए बता देता हूं, ये प्राइवेट खर्चा, ये सरकारी खर्चा, और ये नेट एक्सपोर्ट नहीं है, ये नेट इंपोर्ट है, तो इसका निशान बदलना है। और इन्वेस्टमेंट का चक्कर अगर आपको समझ में आ गया हो, तो आप फिक्स को बदलना, और ये नेट भी लिखा है, तो इनको आपको बदलना पड़ेगा। वो बदलोगे कैसे, मैंने छोटा मोटा हिंट बता दिया। गाइस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बताओ, मैं वहां पर आपको इंडिविजुअली रिप्लाई करूंगा कि क्या आंसर आपका सही है या नहीं है। इससे मुझे भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, मुझे भी आइडिया हो जाएगा कि आपने मेरी वीडियो पूरी देखी है। तो दोस्तों, यहां से एक्सपेंडिचर मेथड का खात्मा करते हैं। अगली वीडियो के अंदर आपको वैल्यू एडिड मेथड कराया जाएगा, इसको आउटपुट मेथड या प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं। अभी एक बात सुन लो, अगर एक्सपेंडिचर मेथड से तुमसे कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, तो वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए स्पेशल वीडियो बनेगी। लेकिन एक बात यहां पर सुन लो, अगर आ गया व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपीएमपी, ये थ्योरी का क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके 4 कंपोनेंट है, प्राइवेट सेक्टर का खर्चा, फर्म सेक्टर का खर्चा, सरकारी सेक्टर का खर्चा, और ये फॉरेनर्स का खर्चा। तो दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द जीडीपीएमपी। तो इस चीज के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं, और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अच्छा, एक बात और, वीडियो तो खत्म हो रही है, अपनी बुक में कुछ इलस्ट्रेशन वाले क्वेश्चंस यानी न्यूमेरिकल एग्जांपल्स आप सॉल्व कर लो यार। अगर वो सॉल्व कर लोगे तो ठीक लगेगा मुझे, मतलब आपका एक मोरल बूस्टअप होगा, वहां से आंसर आएंगे। आंसर नहीं आ रहे तो आप मुझे बताओ कौन सी बुक से पढ़ रहे हो, कौन सा पेज नंबर है, वो पेज नंबर कमेंट सेक्शन में बता दो। उस पेज को ही मैं उठा के आपके सामने वीडियो बना के या शॉर्ट क्लिप बना के सॉल्व करके दे दूंगा। यानी एक एक चीज तुम्हारी सॉल्व कर रहा हूं, तुम्हारा साथ दे रहा हूं। तो आज अलविदा कहते हैं इस वीडियो को। ये पार्ट 3 था, बोला 5 पार्ट में करा दूंगा, तो चौथे नंबर की वीडियो आपको वैल्यू एडेड मेथड की अगली क्लास में मिलेगी। तो गाइस, थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।